हूँ आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित, आम जनता से जुड़ा हुआ ये खबर लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अगले दिन के बड़े अखबारों की जो सुर्खियां होंगी वो अगले 1 घंटे तक आप मेरे साथ जनहित में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज खबरों के सिलसिले की और सबसे पहले दिखा देते हैं आज खबरों के मेन्यू में क्या क्या खबर सबसे पहले आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले लेकर चलेंगे आपको प्रयागराज, जहां पर महाकुंभ का आयोजन कुल 45 दिनों के लिए किया गया, जिनमें 41 दिन बीत चुके हैं। 4 दिनों का वक्त बाकी है। महाशिवरात्रि भी करीब आ रही है। ऐसे में यूपी सरकार की ओर से किस तरह के इंतजाम किए हैं। 60 करोड़ लोग अब तक संगम नगरी में डुबकी लगा चुके हैं और वहां पर लगातार तादाद बढ़ती हुई चली जा रही है। भगदड़ जैसी स्थिति फिर से उत्पन्न नहीं हो, लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसको लेकर यूपी सरकार ने क्या प्लान तैयार किया है, पूरी खबर रखेंगे आपके सामने। अगली बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से सामने आई है। आपको बता दें, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। दोनों के बीच काफी लंबी देर तक बातचीत हुई। माना जा रहा है 2500 रुपए महिलाओं को देने के लिए रेखा गुप्ता की ये मुलाकात हुई है। अब भारतीय जनता पार्टी किस तरह से महिलाओं को आगे आने वाले वक्त में क्या बड़ी राहत देने वाली है, 2500 रुपए क्या जल्द ही खाते में आ जाएंगे, ये पूरी खबर भी रखने वाले हैं आपके सामने। इसके अलावा लेकर चलेंगे आपको रेखा राज की खबर के बाद भोपाल। आपको बताते चले, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को आज जो दर्द महसूस हुआ है, दरअसल सैकड़ों यात्री इसी दर्द का सामना हर रोज करते हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट थी जिसमें शिवराज सिंह चौहान बैठे, लेकिन आप सोचिए कि केंद्रीय मंत्री को टूटी हुई कुर्सी पर बिठा दिया गया, जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान का जो दर्द सामने आया है, क्या अब इस दर्द के बाद कुछ सुधार देखने को मिलेगा, क्या कहा है शिवराज सिंह चौहान ने, पूरी खबर भी रखेंगे आपके सामने। अगली खबर पंजाब से होगी। भगवंत मान सरकार की ओर से प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा एक मंत्री नियुक्त किया गया। 20 महीने से लगातार ये मंत्रालय काम कर रहा है, लेकिन जानकारी ये सामने आई है कि दरअसल इस तरह का कोई विभाग है ही नहीं। अब विरोधी मान सरकार पर आम आदमी पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि दरअसल ये जो गोलमाल है वो सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार में ही हो सकता है। अगली खबर के लिए लेकर चलेंगे आपको अमेरिका। आपको बताते चले कि वहां की सबसे बड़ी जांच एजेंसी FBI में सनातन धर्म की किस तरह से एंट्री हुई है। आपको बताते चलें कि काश पटेल, जिन्होंने भारतीय मूल के हैं, वो डायरेक्टर बनाए गए हैं। अब उनका सनातन संबंध किस तरह से FBI को कर रहा है प्रभावित, क्या खबर निकल कर आई है अमेरिका से सामने, वो भी आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं जनहित की और सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रयागराज महाकुंभ की। 41 दिनों से लगातार देश की आधी आबादी जो सनातन धर्म को मानती है, उसने जाकर संगम नगरी में डुबकी लगा ली है। सरकार की ओर से जो दावा किया गया है कि 60 करोड़ लोग अब तक प्रयागराज आ चुके हैं। ये तादाद हर गुजरते दिन के साथ और बढ़ती हुई चली जा रही है। 26 तारीख को महाशिवरात्रि है, जिसको लेकर बड़ा आयोजन वहां पर किया जाना है। ऐसे में संगम के नोज पर जाकर डुबकी लगाने वालों की तादाद मौजूदा वक्त में भी काफी ज्यादा वहां पर देखने को मिल रही है। अब सरकार के सामने चुनौतियां भी खड़ी हो गई हैं कि अगर कहीं भी गड़बड़ हो गई, क्योंकि मौनी अमावस्या को 28-29 की रात हमने देखा था किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा और लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी थी। उससे सबक लेते हुए सरकार की ओर से क्या किए गए हैं इंतजाम, ताकि आम श्रद्धालु को कोई दिक्कत नहीं हो और किस तरह की चुनौतियां सरकार के सामने हैं। अगर आप भी महाकुंभ जा रहे हैं तो आपको किन किन बातों का खास ख्याल रखना है, उसको बताती हुई जनहित की हमारी ये कवर स्टोरी देखिए। महाकुंभ के 4 दिन बाकी, 60 करोड़ लोगों ने किया स्नान। प्रयागराज में उमड़ा जन सैलाब। से कैसा अनुभव रहा? बढ़िया, अच्छा रहा। अनुभव कैसा रहा? कैसा अनुभव रहा? बढ़िया बढ़िया रहा। अरे स्नान हो गया? हाँ, बहुत अच्छे हुए। दिक्कत तो नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया। आम श्रद्धालुओं के साथ नेता भी आए, अभिनेता भी आए। प्रयागराज की गलियां हो या हाईवे, हर तरफ लोगों का हुजूम और गाड़ियों की कतार दिख रही है। प्रयागराज पहुंचने की होड़ इसलिए मची है क्योंकि अब बस अगले 4 दिनों तक ही महाकुंभ रहने वाला है। सनातनियों के मन में आस्था ऐसी जगी कि भारत की 40% आबादी पवित्र डुबकी लगाने प्रयागराज आ गई। श्रद्धालुओं की संख्या ने आज 60 करोड़ के आंकड़े को
पार कर लिया है। 2019 के प्रयागराज कुंभ में 24 करोड़ श्रद्धालु आए हुए थे, लेकिन इस बार 41वें दिन ही 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आ चुके हैं। अब तक प्रयागराज के महाकुंभ में 2.5 गुना से ज्यादा श्रद्धालु जो है वो यहाँ पहुंच चुके हैं। हालांकि अभी महाकुंभ के समापन में 4 दिनों से ज्यादा का वक्त बाकी है। 4 दिनों में वीकेंड भी है। श्रद्धालुओं के आने का आंकड़ा है वो कम से कम 65 करोड़ की संख्या को जरूर पार करेगा। सनातन की आस्था धन और ऐश्वर्य देखकर नहीं, मन देखकर जगती है। और जब लंबे इंतजार के बाद पवित्र जल में डुबकी लगाने की बारी आती है, तब बड़े बड़े नेताओं का मन भी बच्चे जैसा खुश हो जाता है। अब एक बार फिर आम लोगों पर आते हैं, जो झोला उठाए 10-10 किलोमीटर चलकर संगम स्नान कर रहे हैं। भीड़ है, रास्ते लंबे हैं, चलना भी बहुत पड़ रहा है, लेकिन लोगों को कोई शिकायत नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई है। बहुत अच्छा इंतजाम। हम अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ आए हैं। अगर जिनके हाथ पैर सही हैं उनको जरूर आना चाहिए। एक घर में शादी हो ना, जिसमें आदमी 200 मेंबर का सिर्फ इनवाइट करता है, उसको संभालना भी मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे करोड़ों की तादाद में समझ लीजिए कि हिंदुस्तान की पूरी आबादी यहाँ पे आ गई है और माँ गंगा के दर्शन किए हैं। देखो, सबसे बड़ी बात तो है कि हमारा सौभाग्य है कि 144 साल बाद हमें पर्व त्योहार देखने को मिला। इन लोगों के चेहरे की खुशी देखकर आप बता नहीं पाएंगे कि इन्होंने क्या क्या झेलकर संगम स्नान किया है। शहर के हर इलाके में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, संगम किनारे स्नान करने वालों को पैर रखने की जगह भी नहीं, शहर के अंदर गाड़ियों का जाम। प्रयागराज की तस्वीरों में यही 3 चीजें इस वक्त कॉमन है। इस वक्त मौजूद हैं प्रयाग के उस हिस्से में जो रास्ते संगम की तरफ जाते हैं। संगम के नजदीक पहुंच चुके हैं हम, और देखिए यहाँ पर जो है जो ट्रैफिक है, जैसे जैसे आप उस रास्ते के नजदीक पहुंचेंगे आपको ट्रैफिक की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि प्रशासन कोशिश जरूर कर रहा है कि यात्रियों को, जो पैदल चलने वाले हैं, जो यहाँ पर पहुंचे श्रद्धालु, उनको भी दिक्कत ना हो। अब जरा श्रद्धालुओं के आंकड़े जान लेते हैं। जैसा हमने बताया, 60 करोड़ लोग तो स्नान कर ही चुके हैं और लगातार 8 दिनों से 1 करोड़ स्नान कर रहे हैं। इस हिसाब से महाकुंभ में शिवरात्रि तक 65 करोड़ से ज्यादा लोगों का स्नान तो पक्का समझिए। हालांकि वीकेंड और महाशिवरात्रि पर ज्यादा भीड़ आने से श्रद्धालुओं का आंकड़ा 70 करोड़ के करीब भी पहुंच सकता है। महाकुंभ के टॉप 5 भीड़ वाले दिनों की बात करें तो इसमें पहले नंबर पर मौनी अमावस्या का दिन था, तब 7 करोड़ 60 लाख लोगों ने स्नान किया। फिर मकर संक्रांति के दिन 3.5 करोड़, बसंत पंचमी के दिन 2 करोड़ 60 लाख, माघी पूर्णिमा पर लगभग 2 करोड़ लोग आए और पौष पूर्णिमा के दिन लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया। अनुमान है कि अंतिम 4 दिनों में देश के कोने कोने से करोड़ों लोग आएंगे और महाकुंभ के महापर्व में पवित्र डुबकी लगाएंगे। संसार में महाकुंभ से बड़ा आस्था का कोई दूसरा मेला नहीं है। इस रिपोर्ट में हमने आपको दिखा दिया कि प्रयागराज में कितनी बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं की मौजूदगी है। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए जनहित में आपको दिखाते हैं कि प्रयागराज जाने के रास्ते में इस वक्त किस तरह की भीड़ देखने को मिल रही है। और अगर आप भी प्रयागराज जाने का मन बना रहे हैं तो आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और किन किन बातों का खास ख्याल रखते हुए बरतनी होगी सावधानी। ये रिपोर्ट देखिए। ये है महाकुंभ तक पहुंचने की आखिरी दिनों की लड़ाई। इस जंग की 2 रणभूमि है। पहली है ट्रेन, दूसरी है सड़कें। दोनों रणभूमि इस वक्त अपने योद्धाओं से पटी पड़ी है। वो योद्धा जिनका एकमात्र लक्ष्य महाकुंभ जाकर स्नान करना है। सबसे पहले ट्रेन के योद्धाओं की बात। आखिरी दिनों की बात है तो कोई रिस्क नहीं ले रहा। ट्रेन में सीट खाली नहीं है तो टॉयलेट में खड़े होकर प्रयागराज जा रहे हैं। प्रयागराज जाना है और इस तरह बाथरूम में भी ये लोग जा रहे हैं, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि भीड़ जिस तरीके से जा रही है और उसको लेकर के लोग किस तरह बाथरूम में भी लोग जाने को मजबूर है। ये तो बिहार की ट्रेनों का हाल है। मध्य प्रदेश से प्रयागराज के रूट पर ऐसी ही भीड़ है। महाकुंभ जाने वाली भीड़ ने रेलवे प्लेटफॉर्म को ही जाम कर दिया है। प्लेटफॉर्म की भीड़ से 2-4 करके ट्रेन में एंटर भी कर गए तो एक दूसरे को निहारती ये भीड़ वहाँ मिल रही है। सबकी लड़ाई एक है, सबको महाकुंभ जाना है, चाहे बैठकर या खड़े होकर।
प्रयागराज पहुंचने की लड़ाई जीतने के बाद की खुशी भी हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हुई। ये जोश बता रहा है कि क्यों अब तक यहाँ पर 59 करोड़ से ज़्यादा लोग स्नान कर चुके हैं और अभी भी जो करोड़ों लोग यहाँ पर आने की तैयारी में हैं या फिर रास्ते में हैं। देश के हर कोने के श्रद्धालुओं को प्रयागराज पहुंचने में रेलवे ने बड़ा रोल निभाया है। तीर्थयात्रियों ने 14,000 से ज्यादा ट्रेनों का फायदा लिया। एक अनुमान के मुताबिक करीब 12 से 15 करोड़ तीर्थयात्री ट्रेन से प्रयागराज और आसपास के इलाकों में पहुंचे। दूसरे शब्दों में कहें तो महाकुंभ के करीब 1/4 तीर्थयात्रियों को रेलवे ने ही पहुंचाया है। अब दूसरे योद्धाओं की बात करते हैं। सड़क के वो योद्धा जो आत्मनिर्भर होकर प्रयागराज के लिए निकले तो थे, लेकिन अब अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए उन्हें अपने ठीक सामने चल रही गाड़ी के बढ़ने का इंतजार करना पड़ रहा है। जाम की तस्वीरें प्रयागराज के अंदर और बाहर दोनों जगह एक सी है। मध्य प्रदेश के रीवा की ये तस्वीर बता रही है कि आखिरी के दिनों में महाकुंभ पहुंचने के लिए लोग किस तरह धैर्य रखकर सड़क पर खड़े हैं। वीकेंड में स्नान करने आए ज्यादातर लोगों की सोच यही है कि आखिरी दिन महाशिवरात्रि से पहले किसी तरह स्नान कर ले, क्योंकि महाशिवरात्रि का दिन महाकुंभ का आखिरी दिन होगा और अभी इतनी भीड़ है तो उस आखिरी दिन कितना विहंगम दृश्य, कितना बड़ा हुजूम होगा, अभी से सोचा जा सकता है। आस्था और विश्वास ऐसी चीज है जिसे कई बार लोग डिफाइन नहीं कर पाते हैं। गंगा की जल को लेकर इस देश के भीतर कई तरह के सवाल हैं। केंद्र की रिपोर्ट और यूपी की रिपोर्ट अलग अलग होने को लेकर अपने अपने तरह के दावे, विपक्षी दलों की ओर से लगातार कटाक्ष। लेकिन इन सब के बीच गंगा जल क्या प्रदूषित है या नहीं है, ये तमाम सवाल अपने जेहन में पाले फिर भी लोग लगातार संगम नगरी का रुख कर रहे हैं और गंगा मैया में जाकर डुबकी लगा रहे हैं। जनवरी से शुरू हुए सनातन के सबसे बड़े समागम यानी महाकुंभ के 41 दिन हो चुके हैं। 60 करोड़ से ज्यादा आम और खास श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाकर लौट चुके हैं। बस 4 दिन बाद प्रयागराज महाकुंभ संपन्न होने वाला है, लेकिन दी एंड से पहले संगम की शुद्धता पर क्लाइमेक्स पैदा हो गया है। विवाद की जड़ में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वो रिपोर्ट है जिसमें सवाल उठाए गए हैं कि संगम के गंगा जल में फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया का लेवल 20 गुना तक बढ़ गया है। सीपीसीबी की इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर सियासी बवाल छिड़ा है कि जो गंगा का पानी है, संगम में जो पानी है, त्रिवेणी में जो पानी है, वो स्नान करने लायक भी नहीं है। विवाद हुआ तो संगम की शुद्धता पर सवाल खड़ा करने वालों को भी सवालों में खड़ा किया गया, उन्हें सनातन समझाया गया। हमारी दृष्टि ऐसी कभी नहीं रही, हम व्यवस्था से ज्यादा आस्था लेकर के गए, तो हम व्यवस्था को लेकर के हम कभी विचार नहीं करते हैं और सबकी अपनी अपनी मति है। किसी को भगवान का मंदिर का मठ दिखाई देता है, किसी को गुम्मद दिखाई देती है, किसी को मूर्ति दिखाई देती है, तो किसी को पुजारी दिखाई देता है, तो किसी को चढ़ावा दिखाई देता है, अपनी अपनी दृष्टि। सीपीसीबी की रिपोर्ट को यूपी सरकार का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड खारिज कर चुका है। संगम नोज में प्रदूषण के एक आरोप को उसने खारिज किया है। हमने कल जनहित में आपको दोनों पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट्स के कई अंश भी दिखाए थे। महाकुंभ के समापन से 4 दिन पहले दुविधा 2 ही बातों पर है। सीपीसीबी का कहना है संगम का पानी स्नान के योग्य नहीं है, बल्कि उसमें जोखिम है, जबकि यूपीपीसीबी कह रहा है कि संगम का पानी न सिर्फ स्नान के बल्कि आचमन के भी योग्य है। आज भी जिस तरह से प्रयागराज में पवित्र डुबकी लगाने वालों की भीड़ उमड़ी, ये संख्या तो यही साबित करती है कि लोगों को सीपीसीबी की रिपोर्ट्स पर भरोसा नहीं या फिर उसकी परवाह नहीं है। महाकुंभ के 41वें दिन भी 1.25 करोड़ से ज्यादा डुबकी लगी है। एबीपी न्यूज ने आज महाकुंभ में घूम कर श्रद्धालुओं के मन को टटोला, उनसे जानने की कोशिश की कि क्या उन्हें भी गंगा यमुना में वैसा ही प्रदूषण दिखता है जैसा सीपीसीबी रिपोर्ट में है। पानी खराब है? नहीं, खराब तो नहीं है, वो थोड़ा बहुत खराब है, इसे थोड़ा माटी उटी लोग नहा रहे हैं तो इसीलिए धूल जा रहा है इसलिए। गंदगी तो अभी नहाएंगे, गंगा मैया की पूजा करते तो गंदगी तो होनी ही है, गंदगी नहीं बोलते, वो तो पवित्र है।
महाकुंभ पहले भी हुए हैं। ये बात जरूर है कि करोड़ों श्रद्धालुओं की ऐसी रिकॉर्ड भीड़ पहले कभी नहीं उमड़ी जैसी इस बार है। एबीपी न्यूज ने पर्यावरण और प्रदूषण से जुड़े विशेषज्ञों से भी बात की, जानने की कोशिश की कि इन रिपोर्ट में कितना दम है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को अभी इसमें और कार्य करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये डाटा कंप्लीट नहीं, तो निश्चित तौर से उसमें हमको नाइट्रेट और फास्फेट का जो कंसंट्रेशन है वो उसमें इंडिकेट होना चाहिए, या उसमें ये दोनों के दोनों डाटा उसमें से मिसिंग। गंगा को मोक्षदायिनी, पतित पावनी, पाप नाशिनी माना गया है। आस्था और विश्वास ये है कि गंगा में रोग मिटते हैं। उल्टे रोग मिलने का तो प्रश्न ही नहीं, लेकिन ये तो धार्मिक मान्यता है। अब हम आपको इसके वैज्ञानिक आधार की तरफ ले चलते हैं। पद्मश्री विजेता डॉक्टर अजय सोनकर के मुताबिक गंगा जल में खुद को शुद्ध कर लेने की अद्भुत क्षमता होती है। हालांकि भीड़ से पानी में बैक्टीरिया कंटैमिनेशन बढ़ जाता है, लेकिन गंगा जल में बैक्टीरियोफेज नाम का एक वायरस पाया जाता है, जो बैक्टीरिया का लेवल बढ़ने पर उसे खत्म करना शुरू कर देता है। ये बैक्टीरियोफेज वायरस बैक्टीरिया से 50 गुना छोटे होते हैं। बैक्टीरियोफेज उन चुनिंदा वायरस में से एक है जिसे इंसान का दोस्त कहा जाता है, यानी जो मनुष्य को नुकसान पहुंचाने की बजाय उसे बैक्टीरिया से बचाने का काम करता है। डुबकी लगाते ही शरीर पर मौजूद बैक्टीरिया पर टूट पड़ता है। जिस प्रोपोर्शन में बैक्टीरियाज की ग्रोथ होती है, रोगाणुओं का ग्रोथ होता है, उसी प्रोपोर्शन में बैक्टीरियोफेज कुछ ही मिनट के अंदर उत्पन्न होकर के उन सबको इस जेनेटिक मटेरियल से मार देता है। उसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट कर देता है और वो जो बैक्टीरिया का सेल है, उसकी जो कोशिका है, वो बैक्टीरियोफेज बनाने लगती है और उसी से उसके सेल बस्ट हो जाते हैं और वो मारा जाता है। सीपीसीबी ने फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया की मौजूदगी का दावा किया था। ये बैक्टीरिया मलमूत्र के जरिए पानी में जाकर घातक साबित होता है, लेकिन दूसरी तरफ तर्क ये है कि 60 करोड़ लोग डुबकियां लगाकर लौट चुके हैं। इसके बाद 1% लोग भी इन्फेक्शन के शिकार होते तो देश भर में बीमार लोगों की संख्या लाखों में होती, जो कि अभी तक दिखाई नहीं दी है। महाकुंभ की सियासत से निकलकर अब आपको लेकर चलते हैं राजधानी दिल्ली, जहां पर रेखा सरकार पूरी तरह से एक्शन में आ चुकी है। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री ने आज प्रधानमंत्री से जाकर मुलाकात की है। कई मुद्दों पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने उनको कई अहम टिप्स भी दिए जिससे दिल्ली का और बेहतर विकास किया जाए। लेकिन आज रेखा मंत्रिमंडल में शामिल 6 मंत्री किस तरह से फुल एक्शन में नजर आए, उनको बताती हुई अब हमारी ये अगली रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा, शहरी विकास मंत्री आशीष सूद, पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा, स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह, समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह और उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा। सबके सब एक्शन में है। सत्ता संभालने के तीसरे दिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंची। 7 लोक कल्याण मार्ग पर दोनों की करीब 2 घंटे बात हुई, जिसकी ये तस्वीर सामने आई। मुलाकात का मकसद क्या था, ये रेखा गुप्ता ने लोक कल्याण मार्ग जाने से पहले ही बता दिया था। देश की बेटियों की ओर से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करने जा रही हूँ। कुर्सी संभालते ही सीएम रेखा गुप्ता विपक्ष के निशाने पर हैं। मुद्दा महिला समृद्धि योजना का है। आम आदमी पार्टी शपथ के दिन से पूछ रही है कि पीएम मोदी के वादे के बावजूद महिलाओं को 2500 रुपए महीना देने का फैसला पहली कैबिनेट मीटिंग में क्यों नहीं हुआ। ये भी पूछ रही है कि 2500 की महिला किश्त 8 मार्च को महिलाओं के खाते में आएगी भी या नहीं। ऐसे में पीएम से सीएम रेखा की मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। मुलाकात के बाद सीएम अपने सचिवालय लौटी और बजट पर बैठक में जुट गई, क्योंकि वित्त मंत्रालय उन्हीं के पास है और महिला समृद्धि योजना का दारोमदार बजट पर ही टिका है। सीएम ने पीएम से मिलकर बजट पर फोकस किया। वहीं उनके सारे मंत्रियों ने आज सुबह से दिल्ली की रोड एक्सरसाइज शुरू कर दी। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा भैरव मार्ग पहुंचे, वहां चल रहे अपने विभाग के प्रोजेक्ट की रिपोर्ट ली, काम की स्पीड चेक की।
प्रवेश बारापुला रोड भी पहुंचे, अधूरे प्रोजेक्ट पर गुस्सा दिखाया, ठेकेदारों की खबर ली, कहा कि अगर सड़क 10 साल से पहले खराब हुई या टूटी फूटी तो समझ लेना खैर नहीं। चाहे आपको ये नहीं बोलना कि एमसीडी करेगी या फलाना करेगा, अभी सारे काम हमारे हैं, इसलिए कोई भी बहाना नहीं चलेगा। जो भी सड़क होगी पीडब्ल्यूडी की साफ होगी और अच्छी सड़क होगी ताकि लोगों को फर्क दिखाई दे। बारिश में मूलचंद अंडरपास दरिया बन जाता है। प्रवेश ने यहाँ का भी हाल देखा और कहा कि इसे भी जल्द ठीक करा देंगे। दूसरे मंत्री आशीष सूद भी कामकाज संभालते ही एक्शन मोड में दिखे, बोले पीएम ने जो करने को कहा है जान लगा देंगे। पीडब्ल्यूडी के सड़कों की सफाई, वहां से कूड़ा मुक्त हो, वहां मलबा मुक्त सड़कें हो, इसके लिए भी मैं पश्चिमी दिल्ली की पंखा रोड से होकर आया हूं। हमारी पूरी सरकार रेखा जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सड़कों पर है और हम गारंटियों को पूरा करने के लिए जान लगा। वहीं मंत्री कपिल मिश्रा भी पूर्वी दिल्ली के खजूरी चौक पहुंचे, यहाँ ट्रैफिक जाम का हाल देखा, अफसरों से बात की। कपिल मिश्रा ने अफसरों को साफ कहा, सारी टूटी सड़कें सुधर जानी चाहिए। हालत बहुत खराब अरविंद केजरीवाल की सरकार ने की, सब जगह सड़कें या तो टूटी हैं या धूल उड़ रही है, गड्ढे हैं, वाटर लॉगिंग है, डिसिल्टिंग नहीं हो रही है। आज से हम सभी लोग, सारे कैबिनेट मंत्री सड़कों पे उतरे हुए हैं। अधिकारियों को तुरंत सारी सड़कें ठीक करनी ही पड़ेंगी। चौथे मंत्री यानी स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह सांसद कमलजीत सहरावत के साथ राव तुलाराम मेमोरियल अस्पताल के दौरे पर पहुंचे। हॉस्पिटल की बदइंतजामी पर नाखुशी जताई और ऐलान किया कि 3 महीने में पूरा कायाकल्प कर दिया जाएगा। 3 महीने का समय लूंगा, 3 महीने के अंदर अंतर आपको दिखना चालू हो जाएगा। देखिए, आप समझिए, मैं खुद डॉक्टर हूँ और टेंडर प्रक्रिया होती है, सिस्टम होते हैं ये, तो 3 महीने में आपको समस्या दूर होती दिखती चालू है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने एक बार फिर पिछली सरकार के मोहल्ला क्लिनिकों पर सवाल उठाए और अगले हफ्ते आने वाली रिपोर्ट के बाद इस पर बड़े एक्शन का इशारा किया। रेखा सरकार के हर मंत्री के मुताबिक दिल्ली के सारे मर्ज की दवा बीजेपी का संकल्प पत्र है, जिसे वो समय से पहले जमीन पर उतारकर विकसित दिल्ली के सपने को साकार कर दिखाएंगे। जनता को जो मिलना चाहिए उसके लिए पूरा रोड मैप तैयार है। जितनी भी चीजें हमारे घोषणा पत्र के अंदर रही हैं उसके लिए भी रोड मैप तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री और बाकी 5 मंत्री दिल्ली की कर्म यात्रा पर रहे, तो छठे मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा धर्म यात्रा पर अमृतसर पहुंचे। यहाँ उन्होंने स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका और अरदास की। गुरु साहब का शुक्राना है कि दिल्ली में हमारी सरकार बनी है। वहीं गुरु साहब हम पे कृपा करें, हमें ताकत दें, ये सरकार दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों की उम्मीदों पे खरा उतर पाए। दिल्ली की सत्ता से आम आदमी पार्टी को बेदखल करने के बाद बीजेपी की नजर पंजाब पर है। सिरसा के अमृतसर जाने के पीछे पंजाब के सिखों तक एक मैसेज पहुंचाना भी मकसद था। हर राज्य में सरकार होती है, अलग अलग चेहरे तमाम मंत्रिमंडल संभालते हैं, एक एक व्यक्ति कई मंत्री पद भी अपने पास रखता है। ये जो बातें मैंने आपसे कही हैं इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन नई बात यह है जो अब मैं आपके सामने रखने जा रही हूं। दरअसल पंजाब में एक मंत्री ने जो अहम मंत्रालय संभाल लिया था, 20 महीने से लगातार उसका कार्यालय देख रहे थे, अब जाकर पता चला है कि दरअसल इस तरह का तो कोई मंत्रालय ही नहीं है। अब पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर बीजेपी समेत तमाम पार्टियां पूरी तरह से हमलावर हैं। ये है पंजाब के मंत्री कुलदीप धालीवाल, जिनसे सीएम भगवंत मान ने एक मंत्रालय वापस ले लिया है। लेकिन इससे ये बहुत दुखी नहीं है। दुख तो तब होता जब पंजाब सरकार में वाकई प्रशासनिक सुधार नाम का कोई मंत्रालय होता। जो पाया ही नहीं उसके खो जाने छिन जाने का भला कैसा दुख। बल्कि ये तो खुशी की बात है कि जो मंत्रालय था ही नहीं उसके बाद भी 20 महीने तक उसके मंत्री बने रहे और चौड़े होकर घूमते रहे, और जब धरा गए तो बोले कोई नहीं जी, मिनिस्ट्री हमारे लिए मैटर नहीं करती, हमें तो साडे पंजाब की फिक्र करनी है जी। महकमे मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। सद असी पंजाब नूं बचाउण लगे, असीं पंजाब नूं बचाउणा, पंजाब नूं ठीक लीए ते लैके आउणा। अब देखिए भगवंत मान की सरकार में ये विचित्र किंतु सत्य हुआ कैसे। 2022 में धालीवाल को पंजाब का कृषि मंत्री बनाया गया था। 2023 में उनसे कृषि कल्याण मंत्रालय वापस ले लिया गया।
1 जून 2023 को कुलदीप धालीवाल को 2 विभाग दिए गए। उन्हें एनआरआई मामले और प्रशासनिक सुधार विभाग सौंपे गए। एनआरआई मामलों के मंत्री के तौर पर धालीवाल काम भी करते रहे। पिछले दिनों अमेरिका ने लोगों को अमृतसर डिपोर्ट किया तो धालीवाल फुल एक्टिव थे, एयरपोर्ट पर भी दिखे। लेकिन 20 महीनों में धालीवाल ने ये तक नहीं जाना कि उनके प्रशासनिक सुधार विभाग का दफ्तर कहाँ है, वहाँ क्या होता है। 20 महीनों में विभाग की कोई मीटिंग नहीं हुई, धालीवाल के पास कोई फाइल भी नहीं आई। धालीवाल को ना तो सेक्रेटरी मिला ना ऑफिस। सीएम भगवंत मान ने भी विभाग पर कुछ नहीं पूछा। फिर 7 फरवरी को अचानक पंजाब गवर्नर ने नोटिफिकेशन जारी किया, बताया कि प्रशासनिक सुधार विभाग अब अस्तित्व में नहीं है और धालीवाल अब सिर्फ एनआरआई मामलों के ही मंत्री हैं। बस फिर क्या था, कांग्रेस और बीजेपी को भगवंत मान की मौज लेने का मौका मिल गया। सुनिए दोनों पार्टियों ने क्या क्या सुनाई। भगवंत मान इससे ज्यादा किसी मंत्री की बेइज्जती भी इससे ज्यादा नहीं कर सकता। आपने किसी को जलील करना है तो ऐसा काम कर दो जो एग्जिस्ट ही ना करे। भगवंत मान की सरकार को अपना मंत्रालय ढूंढने में 3 साल लगे। वैसे भी आपदा पार्टी को एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के मंत्रालय की जरूरत नहीं है। भाग्यपूर्ण है, हमारी बुरी किस्मत है पंजाब की। पता नहीं राम भरोसे कौन सरकार चला रहा है और कैसी सरकार चल रही है और आगे 2 साल हमारा क्या होगा। भारतीय राजनीति में ढूंढने पर भी इससे पहले किसी सरकार में ऐसा कारनामा नहीं है। धालीवाल के मसले पर हाजिर जवाब सीएम भगवंत मान भी सवालों के जवाब देने में थोड़े परेशान से दिखे। तो 2 डिपार्टमेंट ने, एक ਜਿਹੜਾ गवर्नमेंट का ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ। ਸੋ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ। तो भगवंत मान कह रहे हैं कि प्रशासनिक सुधार के नाम पर उनकी सरकार में 3 मंत्रालय थे, उन तीनों को मिलाकर मर्ज किया है। लेकिन बदलाव की ये कहानी भी विपक्ष को हजम नहीं हो रही। बर्बादे गुलिस्तान करने को एक ही उल्लू काफी है, पर हर शाख पे उल्लू बैठा है। अंजामे गुलिस्तान क्या होगा, बदकिस्मती है। पंजाब को तबाह करने के लिए तो एक ही बहुत था, मगर इधर तो हर डिपार्टमेंट पे एक बैठा रखा है। हालांकि पंजाब में चुनाव अभी दूर है, लेकिन नोट कर ले कि जब भी माहौल बनेगा तब धालीवाल को लेकर आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की चुटकी ली जाना तय है। अब आपको लेकर चलते हैं भोपाल। आम हवाई यात्रियों के साथ अक्सर जो कुछ होता है वही आज हो गया केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ। दरअसल भोपाल से दिल्ली की एयर इंडिया की फ्लाइट में वो बैठे, लेकिन उस फ्लाइट में उनको जिस कुर्सी पर बिठाया गया वो कुर्सी टूटी हुई थी, जिसके बाद शिवराज का दर्द सामने आ गया। हालांकि ये जो कुछ भी हुआ है वो इतना बुरा नहीं है, क्योंकि जो कमियां लगातार आम यात्री सफर कर रहे थे इस तरह के सफर के दौरान, उसको शिवराज सिंह चौहान सामने लेकर आए। उम्मीद यही कि अब एयर इंडिया में सुधार हो और दोबारा ऐसी स्थिति ना पनपने पाए। असुविधा के लिए खेद है कि हम कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की भोपाल से दिल्ली की हवाई यात्रा की तस्वीरें नहीं उपलब्ध करा सकते, सिर्फ उनकी पीड़ा बता सकते हैं। शिवराज 18 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उससे पहले सांसद भी रहे, यानी भोपाल से दिल्ली आना जाना 3 दशकों का है। लेकिन एयर इंडिया की फ्लाइट AI 436 की सीट नंबर 8C पर आज उन्होंने इतना कष्ट भोगा कि पीड़ा रोक नहीं पाए। सोचिए, इतने बड़े मंत्री को एयर इंडिया वालों ने टूटी सीट पर बिठवा दिया। 1.25 घंटे बड़ी मुश्किल से बैठे। हालांकि कंप्लेंट पर दूसरी सीट मिल रही थी, लेकिन वो नहीं बैठे ताकि तकलीफ भोगकर इस अनुभव को अपने गुस्से में ढाल सकें। शिवराज ने टूटी कुर्सी पर भोपाल से दिल्ली तक का पूरा यात्रा संस्मरण अपने सोशल मीडिया X हैंडल पर लिखा। इस लंबे पोस्ट के आखिर में शब्द तीखे हो गए। शिवराज ने लिखा, मेरी धारणा थी टाटा प्रबंधन के हाथ में लेने के बाद एयर इंडिया की सेवा बेहतर हुई होगी, लेकिन ये मेरा भ्रम निकला। यात्रियों से पूरा पैसा वसूलने के बाद खराब और कष्टदायक सीट पर बिठाना अनैतिक है। क्या ये यात्रियों से धोखा नहीं है? आगे ऐसा कष्ट ना हो, इस पर एयर इंडिया कदम उठाएगा या यात्रियों की जल्दी पहुंचने की मजबूरी का फायदा उठाता रहेगा? शिवराज की पोस्ट पढ़ते ही नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने उनसे बात की, एक्शन के निर्देश दिए। उधर एयर इंडिया ने भी एक तरह से सॉरी बोला, अफसोस जताया। लिखा, प्रिय महोदय, आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। कृपया निश्चिंत रहें, हम इस मामले को ध्यान से देख रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो। हम आपसे बात करने का अवसर पाकर प्रसन्न होंगे।
कृपया हमसे संपर्क करने के लिए सुविधाजनक समय पर हमें डीएम यानी डायरेक्ट मैसेज करें। टूटी कुर्सी पर यात्रा का दर्द सार्वजनिक हुआ तो कांग्रेस मजे लेने लगी। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक्स पर लिखा, किसान अपनी ही जमीन बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हमारे कृषि मंत्री जी टूटी कुर्सी को कोस रहे हैं। एयर इंडिया ने गलती नहीं की, केवल कुर्सी बदली है ताकि कुर्सी पर बैठकर किस्मत को कोसने वाले किसान का दर्द समझ सकें। खैर, शिवराज दिल्ली से हरियाणा पहुंचे, जहां किसानों से मीटिंग थी। वहां बोले, मैंने अपना दर्द नहीं, उन आम यात्रियों का दर्द बयां किया था जो महंगा किराया देकर भी सुविधा नहीं पाते हैं। कोई गलत चीज अगर है, एक रास्ता ये है कि कुछ मत बोलो, लेकिन मुझे लगा कि सवाल मेरा नहीं है। अगर बाकी यात्रियों को भी तकलीफ होती है तो ये चीज मैनेजमेंट को उनके पता चलना चाहिए, ताकि आगे ये स्थिति ना बने। पैसा अगर ले रहे हैं तो हम ठीक से सुविधाएं देने का काम भी करें। वैसे टूटी कुर्सी की शिकायत तो शिवराज ने की है, यही शिकायत आम यात्री भी आए दिन करते रहते हैं। आज उन्हें तसल्ली मिली कि चलो कृषि मंत्री को जो कष्ट हुआ उसके बहाने आम यात्रियों के कष्ट पर देर सबेर ध्यान तो गया। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। बड़ी खबर यह है कि सरकार और किसानों के बीच जो बातचीत चल रही थी, फिलहाल वो अभी तक खत्म हो गई है। जानकारी निकलकर सामने आई है सरकार के हवाले से कि दरअसल ये बातचीत एक सकारात्मक दिशा की ओर आगे की तरफ बढ़ रही है। किसान नेताओं की बात को गौर से सुना है। शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा, बोला है कि अच्छी चर्चा हुई है, अगली बैठक अब 19 मार्च को होगी। क्या कहा है केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, सुनिए। दोनों किसान संगठनों से बहुत सद्भावपूर्ण वातावरण में चर्चा हुई है। किसान कल्याण के सारे कामों को जो मोदी सरकार की प्राथमिकता है, हमने उनको भी रखा है। और डल्लेवाल जी, पंडेर जी किसान नेताओं की बात को ध्यान से सुना है। बहुत अच्छी चर्चा हुई है, ये चर्चा जारी रहेगी और अगली बैठक 19 मार्च को यहीं चंडीगढ़ में होगी। और अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बागेश्वर धाम दौरे की। आपको बताते चले, बाबा बागेश्वर ने कैंसर अस्पताल के लिए प्रधानमंत्री से आग्रह किया था, उसकी नींव रखने के लिए अब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर जा रहे हैं, जिसको लेकर भरपूर तैयारियां इस वक्त बागेश्वर धाम में की गई हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ दिनों के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी वहां पर पहुंचने वाली हैं। बागेश्वर बाबा किस तरह से उत्साह से लबरेज हैं और इसके जरिए क्या बड़ा संदेश देने की कर रहे हैं वो कोशिश, उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए। बागेश्वर धाम सज धज कर तैयार है। अब सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का इंतजार है, क्योंकि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में रविवार को पीएम मोदी को ही बागेश्वर धाम के कैंसर अस्पताल की नींव रखनी है। एक महाकुंभ प्रयागराज में हो रहा है, जहां करोड़ों लोग डुबकी लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर एक और महाकुंभ की तैयारी हो रही है बागेश्वर धाम में, मध्य प्रदेश में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैंसर अस्पताल का शिलान्यास करेंगे, जिसकी शुरुआत कर रहे हैं खुद बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। प्रधानमंत्री बागेश्वर धाम पहुंचकर सबसे पहले भगवान बालाजी के दर्शन करेंगे, फिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की मौजूदगी में पूजा अर्चना करेंगे, फिर इस धाम में कैंसर हॉस्पिटल की नींव रखेंगे। और 23 फरवरी को वो ऐतिहासिक दिन होगा जब पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पहुँचेंगे। तो ये विराटता, विजन, मिशन जो उनका है, राष्ट्र के प्रति उनका जो समर्पण है और बुंदेलखंड के प्रति जो उनका ममत्व है, निश्चित रूप से ये हमको हृदय छू करके गई है। बागेश्वर धाम का कैंसर अस्पताल कई मायनों में बेहद खास है। 2.25 लाख वर्ग फीट में बनने वाले इस हॉस्पिटल पर 250 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आएगा। अस्पताल बनने के बाद यहां बुंदेलखंड के तमाम पिछड़े जिलों के मरीजों का आसानी से इलाज हो सकेगा। पिरामिड के आकार वाले इस हॉस्पिटल में प्राकृतिक रोशनी होगी और शोर कम से कम होगा। अस्पताल का डिजाइन स्मार्ट बिल्डिंग टेक्नोलॉजी और ग्रीन रूफ पर है। इस तकनीक का एमपी में ये पहला हॉस्पिटल होगा।
कुल मिलाकर भजन और भोजन के बाद बागेश्वर धाम में जीवन का मुकम्मल इंतजाम होगा। बागेश्वर धाम में उत्सव का माहौल है, क्योंकि पीएम मोदी के बाद 26 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी यहां आने वाली हैं। प्रधानमंत्री 23 फरवरी को आ रहे हैं, तो वहीं 26 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आएंगी, जहां पर 251 बच्चियों का विवाह संपन्न कराया जाएगा। ये माना जाता है कि धर्म और कर्म साथ साथ चलते हैं। ऐसे में ये वो मौका है जब धर्म के साथ कर्म भी हो रहा है, जिसमें पंडित और ब्राह्मणों के साथ यहाँ के पूरे मंदिर ने अपना दरबार खोल दिया है उन बच्चियों के लिए जिनका विवाह संपन्न किया जाएगा। राष्ट्रपति यहाँ 251 लड़कियों के विवाह समारोह में हिस्सा लेंगी। इस दौरान साध्वी ऋतंभरा से लेकर रामभद्राचार्य महाराज जैसे कई संत भी मौजूद रहेंगे। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री गरीब बेटियों का विवाह तो करा रहे हैं, लेकिन खुद इस बंधन में कब बंधेंगे, अपनी शादी की पर्ची कब निकालेंगे, इसे लेकर उनका क्या कहना है, आप खुद सुनिए। बाबा के विवाह की पर्ची कब निकलेगी? पर्ची निकालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हम जल्दी गृहस्थ जीवन में जाएंगे, ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देश का कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं, कुछ हमारे निजी सपने हैं जो हमको सोने नहीं दे रहे हैं। हमें इस देश के लिए, इस क्षेत्र के लिए बहुत कुछ करके आगे बढ़ना है, तो गृहस्थ में जाना है, थोड़ा रुक करके जाना है। धीरेन्द्र शास्त्री के धाम में नेताओं का आना जाना पहले भी रहा है, लेकिन ये पहली बार है जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री यहाँ पहुँच रहे हैं। इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री खुद सारी तैयारियां परख रहे हैं। और अब आपको लेकर चलते हैं अमेरिका, जहां पर नया इतिहास बना है। पहली बार अपनी जांच एजेंसी FBI की कमान अमेरिका ने किसी हिंदू को सौंपी है। ये है काश पटेल, जो कि FBI के 9वें डायरेक्टर बने हैं। Please place your hand on the keypad and raise your right hand. I do solemnly swear. I, Kashyap Pramod Patel, do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States. So help me God. So help me God. बायां हाथ श्रीमद् भगवद गीता पर और ऊपर उठे दाहिने हाथ में लाल कलावा। व्हाइट हाउस में FBI के नए डायरेक्टर काश पटेल की शपथ का ये नजारा उस सुनहरे ख्वाब जैसा है जो अब हकीकत बन चुका है। अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब हिंदुस्तानी जड़ों से जुड़ा एक हिंदू FBI डायरेक्टर के ओहदे पर पहुंचा है। I am living the American dream. And anyone that thinks the American dream is dead, just look right here. You're talking to a first-generation Indian kid who's about to lead the law enforcement community of the greatest nation on God's green earth. That can't happen anywhere else. हालांकि इस राह में थोड़ी मुश्किल जरूर आई, लेकिन काश पटेल ने अपने हिंदुस्तानी पहचान के बूते उसे भी पार कर लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही काश को FBI डायरेक्टर चुन लिया था, लेकिन सीनेट से मंजूरी लेना बाकी था। और जब सीनेट में वोटिंग हुई तो काश पटेल के पक्ष में 51 तो विरोध में 49 वोट पड़े। इस दौरान ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के 2 सदस्यों ने भी काश के खिलाफ वोट किया, लेकिन बहुमत का गणित उनके साथ था और इस तरह सीनेट से बतौर FBI डायरेक्टर काश पटेल के नाम को मंजूरी मिल गई। Protecting the rights of the Constitution is of the utmost importance to me. जिस तरह से ट्रंप को काश के नाम पर सीनेट की मुहर का भरोसा था, उसी तरह काश का भी अपने आराध्य भगवान कृष्ण और राम पर पूरा भरोसा है, जिनके नाम लेने में उन्होंने अमेरिका की संसद के अंदर भी कभी संकोच नहीं किया, गर्व से नाम लिया। It means the world that you guys are here. Jai Shri Krishna. ये 30 जनवरी की तस्वीर है। अमेरिकी सीनेट में FBI डायरेक्टर के तौर पर काश के नॉमिनेशन पर सुनवाई शुरू हुई तो उन्होंने हॉल में पहुंचते ही सबसे पहले अपने माता पिता के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया, फिर सीनेट से उनका परिचय कराया। काश पटेल ने जय श्री कृष्णा बोलकर उनका अभिवादन किया। I'd like to welcome my father Pramod and my mother Anjana, who are sitting here today. They traveled here to get here from India. My sister's also here, Nisha. She also traversed the oceans just to be with me here today. It means the world that you guys are here. Jai Shri Krishna. हाथ में रक्षा सूत्र और मुंह पर भगवान कृष्ण का नाम। काश का जन्म भले अमेरिका में हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी भारतीय पहचान का मान हमेशा रखा। तभी तो जब अमेरिकी मीडिया अयोध्या में राम मंदिर के शुभारंभ को हिंदू राष्ट्रवाद के रूप में पेश कर रहा था, तब काश पटेल उन तमाम पश्चिमी मीडिया घरानों को आईना दिखा रहे थे। तब उन्होंने कहा था,
जब प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर का उद्घाटन करने गए तो वॉशिंगटन के सभी अखबारों ने सिर्फ पिछले 50 वर्षों के इतिहास को कवर किया। वो 500 साल पहले के इतिहास को भूल गए। चाहे आप हिंदू हो या मुस्लिम, वहाँ एक हिंदू मंदिर था जिसे गिरा दिया गया था और हिंदू इसे 500 वर्षों से वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं। काश पटेल की मां अंजना पटेल और पिता प्रमोद पटेल गुजराती मूल के हैं, जो युगांडा में बस गए थे। ईदी अमीन के तानाशाही के दौर में उन्हें जान बचाकर अमेरिका में शरण लेनी पड़ी। वहीं काश का जन्म हुआ। काश अमेरिका में ही पले बढ़े और आज हिंदू पहचान के साथ FBI के सर्वे सर्वा की कुर्सी तक पहुंचे हैं। इसी के साथ जनहित में मुंबई से मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ABP न्यूज। ABP न्यूज आपको रखे आगे।